आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा कक्ष में संप्रेषण। यानी कि जब आप क्लासरूम में जब पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर संप्रेषण जो है वो किस तरह से किया जाता है। तो कक्षा कक्ष में अधिकांशतः क्या है, भाषा के बोलने और लिखने के माध्यम से संप्रेषण होता है। कई बार जैसे सिर्फ लिखने के माध्यम से जो है बच्चे सीखते हैं, जैसे बोर्ड पर लिख दिया जाता है और बच्चे जो है उसको जो है वो रीड करते हैं, या बुक्स रीडिंग के द्वारा, और इसके अलावा जो है वो बोलने के द्वारा जो है वो संप्रेषण होता है। दो ही माध्यम होते हैं उसके अंदर, तो उनके द्वारा संप्रेषण होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, संप्रेषण के अलग अलग माध्यम आ गए हैं। जीन पियाजे का मत है कि बालकों के संप्रेषण में प्रारंभिक बोलना आत्म केंद्रित होता है। मतलब प्रारंभिक बोलना मतलब पहले से ही बोलना क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, खुद पर ही निर्भर रहता है। भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग वह करते हैं उनका अर्थ अपने अनुभव के आधार पर निकालते हैं। भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, सब अपनी अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं, और उनका अर्थ कैसा होता है, सबकी भाषाओं के अंदर क्या है, हर शब्द का अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है, और सब लोग उसका अर्थ भी अलग ही निकालते हैं। तो बच्चों तथा बड़ों में संप्रेषण का तरीका भी अलग अलग होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ संप्रेषण का तरीका अलग होता है, उनसे थोड़े से और बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनके साथ संप्रेषण का तरीका और अलग हो जाता है, और बड़े लोग जो होते हैं वो आपस में संप्रेषण का तरीका उनका भी बिल्कुल अलग होता है। तो इनका कभी एक जैसा नहीं हो सकता है कि बड़े के साथ जिस तरह से संप्रेषण किया जा सकता है तो वैसे ही छोटे के साथ किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके साथ संप्रेषण करने के अंदर अपन को एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, तभी क्या होता है उनके साथ कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि उसको बात समझानी होती है ना कम्युनिकेशन के द्वारा। अगर कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, तो वही सेम ही कि अधिगम नहीं होगा। ठीक है, मेन अपन संप्रेषण किस लिए कर रहे हैं, कम्युनिकेशन अधिगम के लिए ही तो कर रहे हैं, सिखाने के लिए बच्चों को। तो इसके अलावा जीन पियाजे के अलावा ब्रूनर के अनुसार देखो, बौद्धिक विकास विकास की यानी कि जो हमारा बुद्धि का विकास है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक तो निष्क्रिय होती है कि कोई भी एक्टिव नहीं हो, ठीक है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी काम दे दिया जाए वो एक्टिव ही ना हो, तो उसको एक्टिव करना पड़ता है। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। मूर्त वो होता है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, और उसको स्पर्श कर सकते हो। सांकेतिक यानी कि संकेत के माध्यम से जो अवस्थाएं होती है, तो ये तीन अवस्थाएं जो है वो ब्रूनर ने दी है। तो ये तीनों की तीनों आपको ध्यान होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो निष्क्रिय है, मूर्त है और सांकेतिक है। ये अवस्थाएं संप्रेषण में चिंतन के लिए भाषा के उपयोग में एक उपकरण के समान होती है। क्योंकि निष्क्रिय है, उसको क्रियाशील बनाने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क देना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, वो चिंतन करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो संप्रेषण का माध्यम बन जाएगा एक। इसी तरह से मूर्त का भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। मूर्त क्या होता है, जिसमें आपको बता दिया कि उसको देखा जा सकता है और स्पर्श किया जा सकता है, ठीक है, उसके द्वारा भी उनको कोई ऐसी चीज या वस्तु या मॉडल दिखाया जाता है जिसको वो देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड चिंतन होता है और उसके बाद उसका कम्युनिकेशन होता है। इसी तरह से संकेत है, बहुत सारे संकेत या आपको सूचनाएं जैसे होती है ना, जैसे पूरी कंप्लीट सूचनाएं नहीं दी जाती है तो वो एक तरह से संकेत ही तो होते हैं, कि आपको बता दिया जाता है कि इसके अंदर जो है वो इस तरह से आपके स्टेप्स है, उन स्टेप्स को फॉलो आप किस तरह से करते हो, तो वो तो आपको क्या दिया, एक संकेत दे दिया कि आपको इस तरह से इस चीज को फॉलो करना है, और उसके बाद आप इसका उपयोग कैसे करते हो वो आपके चिंतन पर डिपेंड करता है। तो वो चिंतन का हो गया ना, चिंतन के बाद क्या होगा, चिंतन करने के बाद उसको एक्टिव करेगा, एक्टिव करने के बाद क्या होगा, उसका संप्रेषण होता है या कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद ही तो वो बताएगा कि इसके बारे में मुझे ये जानकारी मिली है। कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है जिससे रिलेटेड आपको पहले बता दिया जाता है कि आपको जो है वो ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसके अंदर आप इन इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। तो वो जो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल बताए वो क्या हो गए, वो संकेत हो गए। भाषा के उपयोग में एक उपकरण के समान होते हैं। उपकरण के समान यानी कि इक्विपमेंट के समान होते हैं ये सारी चीजें। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के संबंध में डेविड पी आसुबेल ने भी संगठक यानी कि इन सारे जितनी भी चीजें होती है ना, सारों का प्रतिमान यानी कि मॉडल जो है इन सबका संगठक प्रतिमान के रूप में उपयोग बताया है कि सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, एक साथ चलती है। तो संगठक प्रतिमान के रूप में संप्रेषण को किसने बताया है, डेविड आसुबेल ने बताया है। शिक्षक को संप्रेषण के माध्यम, साधन एवं तरीकों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक शिक्षक को ही संप्रेषण के साधन यानी कम्युनिकेशन के साधन और तरीकों के बारे में पता नहीं होगा तो वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेगा। अगर उसे इन सब साधन के बारे में, जो आज की टेक्निक्स हैं उनके बारे में अच्छे से पता होगा, तभी तो वो क्या करेगा, छात्रों में कुशलता और क्षमता को विकसित कर सकेंगे। जैसे आज ऑनलाइन क्लास लग रही है तो कोई जरूरत है ना सबको लगानी आती थी पहले, ठीक है, पहले उसको सिखाया गया,
टीचर को भी नहीं आती थी। टीचर्स को भी पहले सिखाया गया, उसके बाद जो है वो बच्चों को जो उससे रिलेटेड जो है उससे बातें बताई गई। जैसे पहली क्लास लगी तो बच्चों को पहले मैसेज किए गए कि आपको इस तरह से जो है वो मीट ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो वो क्या थे, एक संकेत था, तभी तो बच्चों में उसको क्या हुआ, उस मीट को ज्वाइन करने के लिए या क्लास लगाने के लिए उनको क्या किया, उनके अंदर क्षमता या कुशलता क्या की गई, विकसित की गई। फिर उसके बाद उनके अंदर क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि पहले से तो सबको नहीं आती थी ना, तो उस चीज को पहले सिखाया गया। फिर संप्रेषण कौशल के उपयोग, कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है उनके उपयोग किस तरह से होते हैं। प्रभावी संप्रेषण के द्वारा कक्षा कक्ष के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। प्रभावी होगा संप्रेषण, अच्छी तरह से किया जाएगा तो क्या होगा, जो भी विशिष्ट हमारे उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। नवीन सूचनाओं को विद्यार्थियों तक सहज ढंग से पहुंचाया जा सकता है। नवीन सूचनाएं, जो भी नवीन सूचनाएं होंगी, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे, डाउनलोड किया और एज टू एज बच्चों को भेज दिया, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सहज ढंग से जो है बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट पहुंचाया जा सकता है। अदरवाइज अगर बच्चों को लिखवाते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके अंदर मिस्टेक्स के भी चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। और शिक्षक की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। ऑब्वियसली अगर नई नई टेक्निक्स का यूज करोगे तो बच्चों शिक्षक जो होगा उसके अंदर क्या होगी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी, और शिक्षण जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो काम किया जा रहा है उसके भी गुणवत्ता में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर संप्रेषण के माध्यम, देखो सबसे अब जैसे अपन ने ये तो पढ़ा ही था कि टेलीविजन के थ्रू होता है, रेडियो के थ्रू होता है, लेकिन जैसे इनका विकास जो है वो किस समय हुआ था, और इसके अलावा टेलीविजन के द्वारा भी हम जो है शैक्षिक दूरदर्शन किस तरह से काम आते हैं, तो उनके अंदर पढ़ लेंगे हम। जैसे संप्रेषण के माध्यम में सबसे पहले है टेलीविजन या दूरदर्शन, सभी संचार माध्यम में सबसे सशक्त माध्यम है, हम सबको पता है सबसे सशक्त माध्यम है। एड्यूसेट को मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, वो भी तो एक संप्रेषण का माध्यम ही तो है, टेलीविजन के थ्रू, जिसके अंदर क्या है, साइट यानी कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के कार्यक्रम की सफलता के दूरदर्शन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एक तरह की सैटेलाइट के द्वारा ही तो हमें टेलीविजन के द्वारा क्या मिलती है, सूचनाएं मिलती है। तो ये क्या है, 1975 से 76 के SITE वही है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट की सफलता के फलस्वरूप INSE, इन सर्विस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है इन सर्विस एजुकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से दूरदर्शन के शैक्षिक उपयोग की संभावना का समुचित उपयोग प्रारंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे दूरदर्शन के माध्यम से क्या है, बहुत सारे शैक्षिक उपयोग की संभावना का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा। आजकल आप देखोगे तो दूरदर्शन में क्या है, हर तरह के बिजनेस से रिलेटेड भी, इवन कृषि से संबंधित अलग अलग चैनल्स हैं, ठीक है, जिसके द्वारा क्या मिलती है, सूचनाएं मिलती हैं। और वो सूचनाएं क्या है, टेलीविजन एक कम्युनिकेशन का माध्यम बना है, जिसमें सबसे पहले देखो शैक्षिक दूरदर्शन, जब हमने एड्यूसेट पढ़ा था वो भी तो इसी से रिलेटेड है। शिक्षा संबंधी कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, सामान्य ज्ञान है संबंधी कार्यक्रम जो होते हैं, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम है, पर्यावरण सतर्कता, ये सभी कार्यक्रम जो होते हैं इनसे संबंधित ज्ञान जो है वो हमें शैक्षिक दूरदर्शन एजुकेशनल टीवी पर मिल जाते हैं। फिर है नेक्स्ट है अनुदेशनात्मक दूरदर्शन यानी कि इंस्ट्रक्शनल टीवी। इसके अंदर कैसा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दी जाती है अलग अलग तरह से। जैसे कृषि चैनल आता है दूरदर्शन पर, तो उसमें क्या दी जाती है, कृषि से संबंधित अलग अलग अनुदेशन दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग या कार्यक्रम होते हैं जिसमें क्या होता है, उनसे संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं, अलग अलग चैनल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है रेडियो। RG रेनॉल्ड्स के अनुसार रेडियो शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। रेडियो के द्वारा क्या होती है, अलग अलग सूचनाएं जो है हमको जो है वो कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो आजकल बिल्कुल छोटे छोटे भी आते हैं, ठीक है, तो कहीं भी ले जा सकते हैं उसको साथ में। इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, वो क्लास के अंदर भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसकी संभावनाएं जो स्कूल दिवस के अंदर क्या है, 5 से 6 घंटों तक सीमित नहीं होती है, पूरे टाइम चलता है, ठीक है, दिन रात दोनों टाइम उपलब्ध रहता है, ये सुबह से लेके रात तक। तो इसमें कोई 5 से घंटों तक सीमित नहीं होती है कोई भी क्लास, जिस तरह से स्कूल में होती है। फिर है रेडियो प्रसार के प्रकार है, सबसे पहले साधारण प्रसारण, इसके द्वारा घटनाओं स्थितियों की सामान्य जानकारी दी जाती है, न्यूज वगैरह आती है जिसमें संसार संस्कृति जीवन से संबंधित ज्ञान को क्या किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये तो हो गया साधारण प्रसार। फिर आता है शैक्षिक प्रसारण, उसमें शैक्षिक पाठ या भाषाओं के रूप में सिखाया जाता है, ठीक है, उसमें कक्षा के अधिगम के जितने भी उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त किया जाता है। अलग अलग चैनल्स नहीं आते हैं रेडियो के अंदर,
कि इस स्टेशन पर ये बताया जाएगा, इसमें शैक्षिक से संबंधित बताया जाएगा, या इसमें केवल गानों से संबंधित जैसे फिल्मों या गानों से संबंधित सूचनाएं मिलती है, एक में मौसम से संबंधित सूचनाएं मिलती है। तो अलग अलग चैनल्स होते हैं उसके, तो उसी तरह से बता रखा है कि एक साधारण प्रसारण होता है जिसमें अपन को कोई भी घटनाएं होती हैं या स्थिति होती है उनके बारे में जानकारी मिलती है। शैक्षिक प्रसारण में अपन को केवल शिक्षा से संबंधित चीजों के बारे में बताया जाता है जिनसे हमें ज्ञान मिले। ठीक है। वीडियो टेप है तो उनके प्रस्तुतिकरण का श्रव्य या दृश्य माध्यम दोनों होता है। वीडियो टेप आप समझते हो, वीडियो टेप बनाना जैसे क्या है शैक्षिक कार्यक्रम का, अपन उसको देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वतः अनुदेशन की पद्धति का उपकरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि कंप्यूटर किस तरह का अनुदेशन है, वो स्वतः अनुदेशन की पद्धति का उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तिगत अनुदेशन के लिए, व्यक्ति खुद के अनुदेशन के लिए करता है ना। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत अनुदेशन के अंदर आता है कंप्यूटर। आईसीटी द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त उपकरण है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, विद्युत मस्तिष्क या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा क्या होती है, एक तरह का इलेक्ट्रिक ब्रेन ही तो होता है जिसके अंदर सारी सूचनाएं क्या रहती है, फीड रहती है। हम कभी भी किसी भी सूचना को जो कंप्यूटर के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। फिर शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं हैं जिसमें सबसे पहले है जियोलैथ। शैक्षिक तकनीकी सीखने एवं सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। यही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि शैक्षिक तकनीकी जो है यानी कि शिक्षा की जो टेक्निक्स है उसमें सीखने और सिखाने की दिशाओं में क्या है, वैज्ञानिक के ज्ञान जितने भी हैं, जितने भी टेक्निक्स विज्ञान ने बनाई उन सबका प्रयोग करना, जिसके द्वारा क्या है शिक्षण एवं प्रशिक्षण को सुधारने और प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। फिर है रॉबर्ट कॉक्स। मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी अथवा अनुदेशन तकनीकी कहते हैं। देखो हर एक डेफिनेशन में क्या होता है, बिल्कुल माइनर सा फर्क होता है, ज्यादा कहना ये सब एक ही चीज जा रहे हैं लेकिन सबकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि शैक्षिक तकनीकी सीखने एवं सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, केवल ये एक ही लाइन चेंज है इसके अंदर। ठीक है, सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है। मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को इन्होंने क्या कहा, उसी प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी या अनुदेशन कह दिया है। उन्होंने तो केवल प्रयोग किया है और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि वो प्रभावशाली बना सकता है उसको, उन्होंने उसी चीज को क्या कह दिया, अनुदेशन तकनीकी कह दिया। तो डेफिनेशन याद करने के तरीके ही यही होते हैं कि आप दोनों में से कोई एक लाइन जो होती है वो अलग से निकाल लो जिसके थ्रू आप उसको याद कर सको, क्योंकि पूरी डेफिनेशन याद करने के बाद क्योंकि सब लोग एक ही चीज बताते हैं तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है उनमें से एक लाइन जो होती है पर्टिकुलर अलग सी, उसको आप अलग से निकाल कर उसको याद कर सकते हो या उसको अंडरलाइन कर सकते हो। फिर है जैसे डब्ल्यू के रिचमंड है, शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शैक्षिक व परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, अब ये क्या कह रहे हैं, बीच में लक्ष्य आ गए, बीच में वहां कोई लक्ष्य की बात नहीं की गई थी लेकिन इसमें लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जो है वो अनुदेशन किया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू रिचमंड के अनुसार तो क्या था, शैक्षिक व परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन। इन्होंने ये जो वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है इन्होंने उसी को शैक्षिक तकनीकी या अनुदेशन कह दिया। और इन्होंने क्या कहा कि जो हम वैज्ञानिक जो प्रयोग किए गए हैं, ज्ञान का प्रयोग किया गया है, उससे हम क्या कर सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी को प्रभावशाली बना सकते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया को। ये तीनों में देखो सिर्फ इतना इतना सा ही फर्क है, बाकी तीनों एक ही चीज कह रहे हैं। फिर रॉबर्ट एंड गेनी के अनुसार है, शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से, अब शुरू में ही आ गया कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से क्या करना चाहिए, सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, अलग अलग विधियों का, नई नई विधियों का विकास करना, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली की प्रशिक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। लास्ट में वही लाइन कह रहा है, इसमें क्या लाइन कह दी लास्ट में, एक व्यवहार ज्ञान की सहायता से, चेंज यही आ गया। फिर है शिव के मित्र, इनके अनुसार है शैक्षिक तकनीकी विधियों व तकनीकी का विज्ञान है। इन्होंने इसको विधियां और तकनीक जो है उनको विज्ञान कहा है। शुरू में विज्ञान के जितने विज्ञान थे उनको प्रयोग करने के लिए कहा था, जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। बस ये एक एक लाइन का चेंज है जिनसे आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, यानी कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग।